बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर विज्ञान का कोर्स आपका हम कंप्लीट करवा रहे हैं और ऐसे में अगर हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करें तो क्या कुछ है प्लांट किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी सूचना थी, जो भी आपकी जानकारी थी, प्लांट किंगडम पादप जगत क्या कुछ होता है, किन कितने कितने भागों में उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं, उन सभी के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर आर्थिक महत्व के जिम्नोस्पर्म करके है, क्या है आपके रेजिन, टैनिन, वाष्पीय तेल, भोजन के रूप में कैसे कुछ इनका उपयोग होता है, लकड़ी के रूप में, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। अगर हम पादपों के बारे में बात करते हैं तो वो भी आपके ऑलरेडी हम बता चुके हैं। एक बीजपत्री, दो बीजपत्री की अगर बात की जाती है तो वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हमें जो पढ़ना है, कल भी हम आपको बताए थे कि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ यानी कि दांतों की संरचना के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर प्लेलिस्ट सुपरटेट साइंस के नाम से बनी हुई है, जहाँ पर आप प्रीवियस लेक्चर्स को जा करके वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। लिखा है अगर हम मनुष्य के दोनों जबड़ों की बात करें, ऊपर और नीचे दो ही जबड़े होते हैं, दोनों जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं, या फिर यूँ कहें आपको जबड़ों में जो मांस है ऐसे में, या मसूड़ों की अगर बात की जाए, उसी में धंसे हुए आपको दांत देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि वयस्क व्यक्ति के मुंह में जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है। 16 दांत ऊपर के जबड़े में और 16 दांत जो है वो नीचे के जबड़े में देखने को मिलते हैं, जिनमें मध्य से 8 दाईं तरफ और 8 जो है वो बाईं तरफ होंगे। अगर हम बीच से बात करते हैं तो लेफ्ट और राइट 8-8 आपको ऐसे में देखने को मिलने वाले हैं। टोटल 16 ऊपर वाले भाग में, ऊपरी मसूड़े में, या जबड़ा आप बोल सकते हो, और 16 जो है वो नीचे। ऊपर और नीचे के जबड़ों में दांत एक मेहराब या चाप यानी कि डेंटल आर्क बोलते हैं, इस रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो ये क्या है, कुछ इस तरीके से होते हैं ना आपके दांतों की। जब हम बात करते हैं दांतों के स्ट्रक्चर को लेकर के, तो कुछ इस तरीके से दांत आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। आगे इन्होंने बोला हुआ है कि हम प्रत्येक दांत को 2 भागों में बांट सकते हैं। मसूड़ों के ऊपर वाला भाग जिसे क्राउन कहते हैं, यहाँ ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मसूड़ों के ऊपर का भाग क्राउन होता है और मसूड़ों के नीचे का भाग जो है वो रूट होता है। रूट मतलब जड़। अब ये अगर कोई ऐसे में मसूड़ा हम मान लें और एक दांत इस पे अगर ऐसे में हम कोई दांत मान रहे हैं, तो ये यहाँ पर जो है हमें रूट देखने को मिलेगा यहाँ से। और ये जो ये चीज़ है, इसी को इन्होंने क्या बोल दिया है कि ये क्राउन है, और क्राउन को क्राउन ही बोलिएगा, मुकुट ना बोलने लगिएगा, ठीक है, क्राउन ही कहेंगे। कहते हैं मनुष्य के दांत जो होते हैं वो गर्तदंती, द्विबार दंती और विषम दंती करके लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम इन दांतों को लेकर के बात करते हैं कि ये क्या कुछ हैं, तो एक गर्तदंती, जब हम कोडोंट की बात करते हैं, दांत जबड़ों के मैक्सिला और डेंटरी अस्थियों के डीप में स्थित होते हैं। इनकी पोजीशन क्या है वो बताया गया है। वहीं अगर हम 2 बार दंतियों की बात करते हैं तो जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। पहली बार के दांतों को दूध के दांत, वहीं दूसरी बार के दांतों को जो है हम स्थायी या परमानेंट टीथ बोल देते हैं। मनुष्य में 20 दांत होते हैं जो 2 बार दंती हैं। ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध के दांत कितनी बार निकलते हैं? 2 बार, और इसीलिए 2 बार दंती करके बोलते हैं। कुल दांतों की संख्या कितनी है? तो 20 है। अगर वहीं हम 1 बार दंती की बात करें तो उनकी संख्या जो है वो हमें 12 देखने को मिलेगी। कहते हैं मनुष्यों में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, जबकि स्थायी दांतों की संख्या जो हमें देखने को मिलेगी वो 32 होती है। बात आती है जब हम विषम दंती की बात करते हैं, लिखे हैं कि इसमें इंसाइजर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग छेदक दंत कहते हैं। इंसाइजर्स 4 ऊपरी व 4 निचले जबड़ों में सामने की ओर स्थित होते हैं। छेदक इंसाइजर्स करके हैं। काम क्या है इनका? अगर हम बात करें, जैसे कोई भी भोजन है, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करके, या फिर यूं कह ले कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम इंसाइजर्स का ही होता है, यानी कि छेदक दंतों का होता है। फिर कैनाइन की बात आती है। ये दांतों के प्रकार को ही आप समझ लो कि कितने कितने प्रकार आपको मिलेंगे, और ये विषम दंती के अंतर्गत हैं, ठीक है। वेदक दंत जिन्हें कैनाइन बोलते हैं, छेदक की अपेक्षा ये लंबे होते हैं और नुकीले होते हैं। भोजन को छेद करके फाड़ने का काम जो है वो इन्हीं का होता है। इनकी संख्या कितनी होती है तो वो भी लिखा हुआ है। वो भी 4, ये भी 4 है ऐसे में। फिर बात आती है प्री मोलर्स की और मोलर्स की। तो प्री मोलर जिन्हें हम अग्र चवर्णक बोलते हैं, अग्र मतलब आगे वाला, चवर्णक मतलब चबाने वाला काम। इन्होंने लिखा है कि ऊपरी और निचली जबड़े में इनकी संख्या 4-4 होती है।
काम क्या है, चबाना, इसीलिए चवर्डक बोल देते हैं। फिर एक बात आती है जब हम बात करते हैं ग्राइंडिंग टीथ की। ग्राइंडिंग जैसे होता है ना, ग्राइंडर आप जब बात करते हैं तो चवर्डक या दाढ़ जिसको हम बोल देते हैं, कहते हैं दाढ़ जो है निकल आई है, और आपने अक्सर ऐसे में सुना होगा। तो यहाँ पर है ऊपर व निचले जबड़े में 6 इनकी संख्या होती है। काम क्या होता है इनका, क्योंकि ग्राइंडर का काम जैसे है पीसने का काम, तो ये भोजन को पीसने का ही काम कर रहे होते हैं। एक जो दाढ़ करके लिखा है इसे अक्ल दाढ़ या विजडम टीथ भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जहाँ जिस स्थान पर क्राउन व रूट मिलते हैं उसे हम लोग नेक बोल देते हैं। जैसे गर्दन नहीं होता है, तो गर्दन क्या है, जब हम धड़ को बात करें लेकर के, और एक आपका जो है जो मुख है उसके बीच में एक कनेक्टिंग एक प्रकार का जो है ये कनेक्टर की भांति काम करता है। तो ऐसे यहाँ पर क्राउन और रूट जहाँ पर मिल रहे होते हैं या इनको जोड़ने का काम जो है वो नेक करता है। आगे है, प्रत्येक दांत जो है वो 3 परतों से बना हुआ होता है। ऊपरी परत सबसे कठोर होती है, इसे एनामल कहते हैं। ठीक है, दंतोष्ठ करके लिखा है आपका। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, अगर हम मानव शरीर के सबसे हार्डेस्ट मटेरियल की बात करते हैं तो वो एनामल ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा इसे। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके नीचे की परत को हम लोग जो है वो यहाँ पर डेंटाइन करके लिखा हुआ है, कहते हैं सबसे निचली परत को पल्प PULP कहते हैं। वहीं डेंटिन जो इन्होंने बोला हुआ डेंटाइन या डेंटिन कह सकते हो, डेंटिन हड्डी की भांति होता है। वहीं पल्प में ब्लड वेन्स पाई जाती हैं। ब्लड वेन्स मतलब रक्त वाहिकाएं, जहाँ पर आपका जो है ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, सबसे नीचे दांत की जड़ या मूल होती है। तो आपने देखा कितनी सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। 3 परतें हैं, कैसे कैसे है, कौन सी परत, उसके नीचे वाली परत में क्या है, पल्प कहाँ पे है क्या नहीं है। अब यहाँ पर एक टीथ के स्ट्रक्चर को लेकर के बात की गई है, बताया गया है, जो आप यहाँ से अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। ओके, इन्होंने इसमें बताया है सबसे ऊपरी भाग ऐसे में एनामल करके है, फिर डेंटाइन या डेंटिन है, पल्प है, यहाँ पर आपका जम करके है, जम करके आप ऐसे में बोलते हो, यहाँ पर सीमेंटम करके लिखा हुआ है। ब्लड वेसल की बात की जाए ऐसे में, और नर्व्स करके हैं, जो किस तरीके से यहाँ पर एक टीथ के स्ट्रक्चर में जो है वो शो कराए गए हैं। आगे आपको लेकर के चलते हैं दांतों के प्रकार की बात। तो इन्हीं के बारे में अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, कितने प्रकार होते हैं आपके, इंसाइजर्स होते हैं आपके। फिर कैनाइंस की बात जो भेदक करके था ऐसे में, मोलर्स अग्र चवर्डक और चवर्डक। अग्र चवर्डक मतलब प्री मोलर, और चवर्डक में आपका मोलर करके दिया हुआ है। तो यही दांतों के प्रकार जो है वो 4 मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम दे चुके हैं। बात आती है अगर हम दांतों की संरचना की बात करते हैं, मूल है, इसका नेक या ग्रीवा होता है, और एक क्राउन होता है जिसे दंत शिखर बोलते हैं। हिंदी में आप इसे दंत शिखर कह सकते हैं। इसी रूट और क्राउन को, यानी कि मूल और दंत शिखर को जो जोड़ रहा होता है वो ग्रीवा होता है। दांतों का क्षय और उनकी देखभाल, कहते हैं दांतों में कीड़ा लगना। यहाँ पर कहते हैं कारण क्या है, संतुलित और पौष्टिक आहार का अगर अभाव है, वंशानुक्रम या आनुवांशिकता प्रकार की कोई बीमारी है, ऐसे में अस्वस्थता है, दांतों को साफ न करना, तो ऐसे में कीड़े लगने की संभावना दांतों में होती है। उपचार क्या है, नियमित रूप से सफाई, गर्म भोजन के बाद ठंडे पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करने का है यहाँ पे। ठीक है, वो गड़बड़ करेगा, जैसे कहते हैं ना ठंडा गर्म लग रहा है। नीम का दातून यहाँ पर जो है वो बहुत फायदेमंद होता है। फिर कहते हैं अगर हम पायरिया की बात करते हैं, लिखा है बालकों में कम, वयस्कों में ज़्यादा दिक्कत होती है। पायरिया से ग्रसित दांतों में जो है बदबू आती है, मसूड़ों से रक्त बहने लगता है, फिर धीरे धीरे दांत जो है वो गिरने लगते हैं। पायरिया, फिर कहते हैं आखिर इसका रीज़न क्या है, तो अस्वस्थ मसूड़े होते हैं, दांतों को साफ न करना इसके कारणों में देखने को मिलता है। वहीं अगर उपचार की बात बताई जाए तो डॉक्टर से सलाह लें, ये भी लिखा है यहाँ पर। खोखले दांतों और दाढ़ों को भरवाना चाहिए अगर खोखले हैं तो। आगे कहते हैं आपसे कि प्रतिदिन दांत की सफाई ज़रूरी है। विटामिन ए और सी जिन भी आपको फलों सब्जियों में मिल रहा हो उनकी उचित मात्रा लेने की ज़रूरत होती है। विटामिन ए की जब हम बात करते हैं आपका, तो रतौंधी वाली चीज़ें जो होती हैं वो भी रिलेट करती हैं इससे, और सी आपका जो है वो तो आपके खट्टे फलों और उनसे रिलेट करता है, स्कॉर्बिक एसिड का। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये दांतों की संरचना, इसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर आ गए हैं कि आखिर आपका पाचन तंत्र की हम बात करेंगे तो पाचन तंत्र क्या है। लिखा है इन्होंने कि मनुष्य में जब हम पोषण की प्रक्रिया की बात करते हैं, डाइजेस्टिव जो भी आपका न्यूट्रिशनल जो भी प्रोसेस है, पाचन और अवशोषण से ही शुरुआत होती है। भोजन
कि अगर हम बात करते हैं तो भोजन किस तरीके से हमारे मुख से होकर के और कहाँ कहाँ से होकर के कहाँ तक जाता है। जब हम अपवर्ज्य पदार्थों की बात करते हैं, किस तरीके से अपवर्ज्य पदार्थ कहाँ से कैसे निकलते हैं, वहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है वो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके कॉम्प्लेक्स जो भी आपके न्यूट्रिशंस होते हैं, जो भी आप पोषण ऐसे में ले रहे होते हो, वो आपके सिंपल फॉर्म में चेंज हो रहे होते हैं। यही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, जो टेक्निकल टर्म में, जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसे ही हम लोग डाइजेशन कह देते हैं। मानव का पाचन तंत्र मुख्यतः दो भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक यहाँ पर आहार नाल है और दूसरा पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं और दूसरा पाचन ग्रंथियाँ जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहलाती हैं। इन्होंने कहा है पाचन तंत्र में ही आहार नाल 33 फीट की है। इसमें भी इसके दो भाग हैं। एक आपका माउथ कैविटी बोला हुआ है जिसे मुख्य गुहिका बोलते हैं, दूसरा है सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियाँ। ग्रास नली 25 सेंटीमीटर यकृत से रिलेट करेगी। आमाशय जो है 30 सेंटीमीटर स्टमक करके आप बोलते हैं उसे, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से। वही छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन 6 to 7 सेंटीमीटर, ग्रहणी से 25 सेंटीमीटर, ड्यूडेनम करके बोलते हैं इसे हम। आपका अगर हम सीकम की बात करते हैं यहाँ पर, तो इलियम से रिलेट करेगा 30 सेंटीमीटर। बड़ी आंत जो है वो आपका बृहद्रांत करके आप इसे बोल देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होता है आपका। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन का जो आपका यहाँ पर है मलाशय या रेक्टम। एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि छोटी और बड़ी आंत के मिलने का स्थान, ये जो इस तरीके से क्वेश्चन हैं यही इंपॉर्टेंट होते हैं, सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं आपसे, तो उसे हम सीकम कह देते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? सीकम। आगे यहाँ पर पोषण की अगर हम बात करें तो सबसे यहाँ से मुख्य सवाल जो आपका बनता है वो तो चीज़ें चलिए ठीक है जो आपने समझा कि पोषण के चरण कितने हैं। तो स्टेप्स इन न्यूट्रिशन या स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो हमें 5 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। एक होता है इंजेशन यानी भोजन को ग्रहण करना। दूसरा डाइजेशन होता है, यानी अब जो भोजन ग्रहण किए हो तो उनका पाचन भी होगा। डाइजेशन के बाद अब जब डाइजेस्ट हो गया है तो हर एक बॉडी के अलग अलग अंगों के द्वारा उनका एब्जॉर्प्शन होगा। जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत उसके हिसाब से भोजन जो है क्या करेगा, भोजन से एनर्जी लेगा, तो अवशोषण होता है। फिर स्वांगीकरण है। स्वांगीकरण एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करना, अपने आप में शामिल करना, या स्वांगीकरण बोल देते हैं। फिर होता है सबसे लास्ट में डिफेकेशन, यानी कि जब मल त्याग की हम बात करते हैं। ये चीज़ें आपको पोषण के स्टेप्स में देखने को मिलेंगी। ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें सीधे सीधे पूछी जाती हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हैं आपके। फिर है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि हम भोजन के अंतर्ग्रहण की बात कर रहे हैं। तो भोजन को शरीर के भीतर अर्थात आहार नाल तक पहुँचाने की प्रक्रिया, आहार नाल, जी हाँ, वहाँ तक जो पहुँचाने का प्रोसेस होता है उसे अंतर्ग्रहण बोलेंगे। दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन का। तो डाइजेशन में जो भी आपके ठोस या जटिल बड़े बड़े आपके अघुलनशील हैं भोजन, वो छोटे छोटे आपके रासायनिक छोटे छोटे भागों में रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से आपके छोटे छोटे और सरल घुलनशील कणों में बदल जाते हैं। तो सरल जटिल का सरल में परिवर्तन या बड़े बड़े अघुलनशील भोजन के कणों का छोटे छोटे घुलनशील कणों में परिवर्तन, इसे ही हम लोग डाइजेशन बोल देते हैं। अब आप दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी, तो भाई अब चावल है तो चावल का टुकड़ा तो आपका बड़ा ही देखने को मिलेगा ऐसे में, लेकिन जब आप उसे चबाते हैं तो फिर क्या होता है, छोटे छोटे भागों में बदलता है। इसीलिए इन्होंने ठोस जटिल को क्या बोला है, सरल, या फिर आपका एक उसमें आप यूँ समझ लीजिए सेमी मॉल्टन में बदलना। ठीक है। आगे क्या कहते हैं कि भोजन का जो दूसरा चरण है, भोजन की प्रक्रिया का दूसरा चरण है जो आपका पाचन है। पाचन में भौतिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं, जैसे भोजन की को मुख के अंदर जो है चबाना, और मिश्रण भी है। फिर बात आती है एब्जॉर्प्शन की। भोजन के कण छोटे हो जाते हैं तो वह आंत यानी कि इंटेस्टाइन में दीवार जैसे उभार वाली संरचना, जैसे हम लोग विली बोलते हैं, अंकुर देखने को मिलता है। विली द्वारा पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर के ब्लड सेल्स तक पहुंच जाता है। और फिर अगर हम बात करें पचे हुए भोजन, तो भोजन रक्त संचरण के माध्यम से सभी अंगों तक पहुंचता है, इसे ही अवशोषण बोलते हैं। अभी मैंने कहा था ना, अभी एब्जॉर्प्शन में जिस अंगों को जैसी भी ज़रूरत है उसी के हिसाब से एनर्जी या भोजन को लेकर के बात करें तो वो पहुंच रहा होता है। बात आती है स्वांगीकरण की, एसिमिलेशन। अवशोषित भोजन का शरीर के प्रत्येक भाग और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर शरीर की वृद्धि व मरम्मत हेतु ऊर्जा उत्पादित करना स्वांगीकरण। एक तो एब्जॉर्प्शन हो गया, जिसको जैसी ज़रूरत थी वो एक्सेप्ट उसने क्या किया,
उसको क्या किया, एब्जॉर्व किया। अभी क्या है कि अगर टूट फूट है शरीर में, कहीं भी किसी चीज़ को मरम्मत को लेकर के बात करें, ऊर्जा उत्पादन की बात करें, ऐसे में तो वो सारी चीज़ें जो है वो स्वांगीकरण के ही तहत देखने को मिलेंगी। और सबसे लास्ट पॉइंट, ये डिफेकेशन करके बोल देते हो, आपका मल त्याग या बहिष्करण करके लिखा है। तो मल के रूप में भोजन के एनल मार्ग के द्वारा, गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, इसे बहिष्करण बोल देते हैं। ये है आपका भोजन का। अगर हम भोजन के पाचन की बात करते हैं तो अंतिम और पांचवा चरण जो है वो यही देखने को मिलेगा। इन्होंने यहाँ पर जो बताने की कोशिश की है, कहते हैं कि पाचन तंत्र के अगर हम अंग की बात करें, कौन कौन से अंग हैं, तो सबसे पहले मुंह या मुख करके लिखा है। पाचन तंत्र का ये सबसे प्रारंभिक भाग, प्रमुख भाग होता है। इसी के द्वारा जो भोजन है वो ग्रास नली से होते हुए आमाशय तक पहुंचता है, स्टमक तक पहुंचता है। ठीक है, ओके, प्रथम द्वार हो चुका। दांत की बात की जाए तो कुतरने, तोड़ने, पीसने का काम जो है वो दांतों का होता है। 4 प्रकार के दांत, उन्हीं के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। फिर यहाँ पर बात आती है ग्रसनी की। क्या है ग्रसनी? तो मुख नली के पीछे की ओर कीप आकार का चौड़ा भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख की नली के पीछे की ओर अगर हम बात करें, चबाया हुआ भोजन तथा जल जो है वो मुख के बाद ग्रसनी से होकर के ही ग्रास नली तक पहुंचता है या वहां पर प्रवेश करता है। फिर बात आती है कि जीभ की क्या जरूरत है। इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि अगर हम टंग की बात करते हैं तो जीभ के द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है। स्वाद इंद्रियां हैं आपके ऐसे में, इसमें कई प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो स्वाद का अनुभव कराती हैं। ठीक है, स्वाद का इनका काम होता है। ग्रास नली की बात इन्होंने की हुई है। यहाँ आंत मार्ग का प्रारंभिक भाग होता है जो मांसपेशियों की बनी हुई अत्यंत तंग व संकरी नली के तरीके से होता है। मतलब नैरो आपका एक रास्ता जो है वो देखने को मिलेगा, वही बोला हुआ है। इसमें इन्होंने लंबाई 20 सेंटीमीटर, व्यास को भी लेकर के यानी डायमीटर 2 सेंटीमीटर बताया हुआ है। फिर कहते हैं इसके ऊपर ग्रसनी व नीचे से अमाशय जो है वो जुड़ा हुआ होता है। आगे यहाँ पर अमाशय की बात की हुई है। स्टमक पाचन क्रिया का मुख्य अंग जो है वो अमाशय है। यह हृदय के नीचे बाईं ओर स्थित होता है। इसकी दीवारें काफ़ी मोटी और मांसल होती हैं। अगर बात करें इसके लेंथ और ब्रेथ को लेकर के तो 26 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पॉइंट नंबर सी में मेंशन किया हुआ है। आयतन की बात की जाए तो 1200 से 1500 ml तक आयतन इनका जो वॉल्यूम है देखने को मिलेगा। संग्रहण क्षमता में 1.5 से लेकर के 3 लीटर तक। ये किसका है? मैं स्टमक की बात कर रहा था। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आती है कि आखिर छोटी आंत क्या है। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी ज्वाइन नहीं किया है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट्स, PDF फाइल्स जो इंपॉर्टेंट है वो हम भेजा करते हैं, तो इससे आप जुड़िए ज़रूर। ठीक है, बाकी कंप्लीट हार्ड कॉपी नोट्स आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं सुपरटेट का। इसके लिए आपको 80 81 74 37 34 इस नंबर पर आपको संपर्क करना होगा। सारे आपके नोट्स बिल्कुल मिलेंगे वहाँ पर, जो कि हैंड रिटन फॉर्म में है, जैसे इस तरीके से आप इस नोट्स को देख पा रहे हैं। मैंने आपसे कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी लंबाई 6 to 7 मीटर कुंडली के आकार की होती है और इसके भी 3 भाग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? एक ग्रहणी है, फिर आपसे एक मध्यांतर बोला है और शेषांतर करके लिखा हुआ है। पक्वाशय बोल देते हैं ग्रहणी को। ठीक है, इंग्लिश में भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं जो कि हमारे नोट्स में आपको ऐसे में मिलती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्लिष्ट शब्द होता है। विज्ञान के कौन कौन से टर्म है, खासकर बायोलॉजी में, तो उनको समझना जो है ऐसे में ज़रूरी होता है। बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की, जिन्हें हम लोग बड़ी आंत कह देते हैं। कहते हैं बड़ी आंत पाचन प्रणाली का सबसे लास्ट पार्ट होता है, नली के समान होता है, जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर और लंबाई 150 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम से शुरू होकर के मल का आश्रय जहाँ पे होता है, जिसे हम मलाशय बोल देते हैं, वहाँ तक फैला होता है। यहाँ पर कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है। कहते हैं अगर हम बड़ी आंत की बात करते हैं तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण अपचित भोजन रेक्टम में मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत का जोड़ जो है वो क्या कहलाता है? सीकम। ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ, इसके पहले भी। कहते हैं सीकम के आगे यहाँ पर अंगूठेदार एक संरचना देखने को मिलेगी, अपेंडिक्स करके जो है वो लिखा हुआ है। आगे कहते हैं यहाँ पर अब बात आती है पैनक्रियाज को लेकर के कि आखिर जब हम पैनक्रियाज की बात करते हैं तो पैनक्रियाज क्या होती हैं। इन्हें हम अग्न्याशय बोल देते हैं। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी, ऐसे में आप यूँ समझ लीजिए, स्ट्रक्चर संरचना पीले रंग की होती है।
उदर में यह आमाशय के पीछे तक फैला रहता है। कहते हैं कि अग्न्याशय ही इंसुलिन और ग्लाइकोजन हार्मोन का स्रावण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसे। कई बार पूछा गया है कि इंसुलिन का स्रावण जो है ये एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, तो वो इनसे होता है, अग्न्याशय, जिन्हें हम पैनक्रियाज बोल देते हैं। लीवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो वो यकृत है, लीवर बोलते हैं इसे। लंबाई चौड़ाई इसकी 17 × 15 सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। अगर हम भार की बात करें तो शरीर के भार का 1/50 लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ से याद रखिएगा। ये जो वेट लिखा है यहाँ पे ना 2 किलोग्राम ऐसे करके 1.5 से 2, ये एक एवरेज ह्यूमन बॉडी को लेकर के या ह्यूमन बीइंग को लेकर के उसके वेट का 1/50 जो है, मतलब 1/50 आप कह लो, ये वाला पार्ट निकाल लिया गया है। ठीक है, तो आप इतना भी बोल सकते हैं अगर हम एवरेज में बात करते हैं। यहाँ पर क्या है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। कोई और सवाल है, दिक्कत है, समस्या है, सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखते रहें, तैयारी जरूर पर रखें। ऐसे में भर्ती की अनाउंसमेंट जो है हो चुकी है ऑलरेडी, अब इंतज़ार बिल्कुल से न करिए। बाकी नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बता दिया है। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।